हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? हम लोग ने पिछले 4 क्लास में नंबर सिस्टम का जो एक टॉपिक है, वास्तविक संख्या, उसका थ्योरी हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है मेरे भाई। अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज डील करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वास्तविक संख्या से, वो सारे क्वेश्चन हम आज डील करेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना बस। देखना मेरे भाई ध्यान से। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लग गया हुआ है। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये मेरे भाई 4 ऑप्शन आपके पास है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं का मतलब है कि इनमें कौन सा गलत है, कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है, सॉरी कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, उसके बारे में पता लगाना है। जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। मेरे भाई जब मैंने भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ाया था, उस समय ही मैंने बोल दिया था कि जो एक होता है ये ना तो अभाज्य संख्या होता है, ना तो अभाज्य संख्या होता है, और ना मेरे भाई ये भाज्य संख्या होता है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा है पहला वाला, कि एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य है, ये तो सही है। ये स्टेटमेंट तो सही है। हमको वो ऑप्शन पिक करना है जो गलत बता रहा है। ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलो मेरे भाई अगला ऑप्शन पे आते हैं। जीरो ना तो धनात्मक है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है मेरे भाई, जीरो हमेशा न्यूट्रल होता है। जीरो हमेशा न्यूट्रल होता है। मैंने संख्या रेखा पर बताया था कि बीचों बीच यहाँ पे जीरो होता है। इससे इधर जो होता है, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो प्लस वाला संख्या आना शुरू हो जाता है, इससे पीछे बढ़ोगे तो माइनस वाला संख्या शुरू हो जाता है। तो जीरो तो बिल्कुल मिडिल में होता है, इसका कोई साइन नहीं होता, ना तो ये प्लस होता है ना तो माइनस होता है, ये तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक है, मैंने जब संख्या रेखा बताया था उस समय मैंने इसको बताया था कि जीरो जो है वो बिल्कुल मिडिल में होता है। जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव नंबर होता है, जीरो का तो कोई साइन ही नहीं होता है। तो ये वाला जो सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो बात भी तो सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। हमको तो वो ऑप्शन पिक करना है जो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखना मेरे भाई, यदि P गुना Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। देखो मेरे भाई, अगर दो संख्या का गुणनफल, जैसे मेरे भाई यहां पर बात कर रहा है कि P और Q क्या है, वो इवन है, इवन। P और Q दो संख्या का गुणनफल अगर सम है तो P और Q हमेशा सम होगा। क्या ये बात सही है? अब मेरे भाई ध्यान से सुनना। मैंने आपको सबसे अंतिम क्लास में यह बताया था कि मान लो एक संख्या यहां पे इवन उठाते हैं, एक संख्या उठाते इवन, दूसरा भी उठाते इवन, तो इसका गुणनफल क्या आएगा? इसका गुणनफल क्या आएगा? सर ये तो इवन आया। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल अगर इवन आ रहा है, दो संख्या का गुणनफल इवन आ रहा है, तो हो सकता है दोनों संख्या क्या हो? इवन हो।
इवन हो, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो होता है, एक संख्या अगर इवन ले लेते हैं और दूसरा संख्या ऑड ले लेते हैं, तब भी तो गुणनफल मेरे भाई तब भी तो गुणनफल इवन आता है, तब भी तो गुणनफल इवन आता है। तो तुम बताओ मेरे भाई कि दो संख्या का गुणनफल अगर इवन होगा, दो संख्या का गुणनफल अगर इवन होगा, दो संख्या का गुणनफल अगर इवन होगा, तो दोनों संख्या इवन भी हो सकता है। अगर दो संख्या का गुणनफल अगर इवन होगा, तो मेरे भाई जरूरी थोड़ी नहीं कि दोनों संख्या इवन ही होगा। यहां पर एक संख्या इवन आ गया और एक संख्या ऑड आ गया। तो बताओ मेरे भाई, अगर दो संख्या का गुणनफल अगर इवन आए, तो वह जरूरी है कि दोनों संख्या इवन ही होगा? ऐसा तो नहीं है। दोनों संख्या इवन भी हो सकता है, या फिर एक संख्या इवन और एक संख्या ऑड हो सकता है। उस केस में भी गुणनफल इवन ही आता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया ना। दो संख्या का गुणनफल अगर इवन बता रहा है, तो P और Q हमेशा सम होगा? नहीं, हमेशा सम नहीं होगा। P और Q, यहाँ पे P और Q ये मेरे भाई ऑड भी हो सकता है, ये इवन इवन भी हो सकता है, और एक इवन एक ऑड भी हो सकता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट गलत है वही हमारा आंसर ही तो हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा सी नंबर। चौथा ऑप्शन तो सही है, ये तो सही स्टेटमेंट है, √2a का प्रमेय संख्या है। तो ये मेरे भाई स्टेटमेंट सही है। हमको वो स्टेटमेंट बताना था जो गलत है, और इसमें यही सी नंबर ऑप्शन जो है इसका गलत स्टेटमेंट है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे आते हैं जरा, आगे आते हैं जरा मेरे भाई, सवाल नंबर 2 पे आना जरा। सवाल नंबर 2 पे आना, सवाल नंबर 2 पे आना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कहां भाग गया सवाल नंबर 2? चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। ये है हमारा सवाल नंबर 2। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं। ध्यान से देखना। मैं इसको बड़ा कर देता हूं। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि यदि एक प्राकृत संख्या n है, यहां पे n मिसिंग है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, तो √n क्या होगा? यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा? मेरे भाई इसके अंदर जो है, ये जो √n है, तो यहां पर जो n है मेरे भाई, ये कौन सा संख्या है? ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 वाला। तो √n का मान क्या होगा? जो n है अगर हमारा प्राकृत संख्या, तो √n का मान क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मेरे भाई, रूट के अंदर में अगर वैसा प्राकृत संख्या पड़ गया जिसका पूरा पूरा है ना वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो बताओ मेरे भाई वो तो प्राकृत संख्या ही फेंकेगा। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो प्राकृत संख्या फेंकेगा। जैसे √4, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो प्राकृत संख्या फेंकेगा, प्राकृत संख्या फेंकेगा। लेकिन मेरे भाई जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, जैसे 3, ये भी तो हमारा प्राकृत संख्या है, लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये तो प्राकृत संख्या होगा नहीं। तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि √n का जो मान होगा वो हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, नहीं, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होगा, ये गलत है। अगर n हमारा प्राकृत संख्या है तो √n उसका वर्गमूल हमेशा प्राकृत संख्या कैसे होगा? जैसे 2 घुस गया अंदर में तो √2, तो इसका जब वैल्यू निकलेगा तो पूरा पूरा वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं,
वो तो दशमलव में फेंकेगा, तो दशमलव में फेंकेगा तो मेरे भाई वो प्राकृत संख्या होगा ही नहीं। तो ये हो सकता है कि रूट जो n का मान है, मतलब n का जो वर्गमूल है वो प्राकृत संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो वैल्यू है हमारा n, वो है ना, उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है या नहीं। वर्गमूल उसी का पूरा पूरा निकलता है जिस संख्या का स्क्वायर बनता हो, किसी न किसी का वो संख्या स्क्वायर बनता हो, तभी वर्गमूल निकलेगा। ये डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। जैसे रूट 4 रहेगा तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो प्राकृत बनेगा। लेकिन मेरे भाई अंदर में 3 घुस गया 3, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तो प्राकृत संख्या है ही नहीं। तो हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा ऐसा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, हमेशा एक परमेय संख्या होगा, नहीं होगा मेरे भाई हमेशा परमेय संख्या। अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, जैसे रूट 9 इसके अंदर प्राकृत संख्या है तो इसका वैल्यू क्या होगा 3, लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल ना निकला, जैसे रूट 5 तो इसका होता है 2.25 के आसपास में। तो तुम बताओ मेरे भाई पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय तो होबे करेगा। लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलेगा, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलेगा तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ये तो अपरिमेय हो जाएगा। तो इस केस में मेरे भाई ये भी तो गलत हो जाएगा कि n अगर प्राकृत संख्या है तो उसका वर्गमूल हमेशा परमेय फेंकेगा, नहीं, ये परमेय भी हो सकता है और इसका वर्गमूल अपरमेय भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया मेरे भाई, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, हमेशा एक अपरमेय संख्या होगा। मेरे भाई रूट के अंदर कोई संख्या है तो क्या हमेशा अपरमेय संख्या होगा? नहीं मेरे भाई, रूट किसी का वर्गमूल अगर निकालना है तो परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है, हमेशा परमेय थोड़ी ना होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब यार ध्यान से सुनना मेरे भाई, चौथा ऑप्शन, तो 3 बच गया तो हमारा चौथा ही सही होगा। इसको भी देख लेते हैं मेरे भाई, या तो परिमेय संख्या होगा, आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, या तो इसमें छूट गया हुआ है मेरे भाई, या तो प्राकृत संख्या होगा, या तो प्राकृत संख्या होगा, ठीक है, या नहीं तो एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक तो बोल रहा है। अगर हम किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, अगर हम किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो मेरे भाई जैसे ध्यान से सुनना, एक प्राकृत संख्या मैंने उठा लिया 4, इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 2। एक प्राकृत संख्या उठा लिया 3, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1.372 इंफिनाइट। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई किसी भी प्राकृत संख्या का अगर वर्गमूल निकालोगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो वो प्राकृत संख्या ही फेंकेगा। ठीक है, प्राकृत संख्या ही फेंकेगा। लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलेगा तो फिर वो अपरमेय संख्या फेंकेगा। मैंने अपरमेय में डिटेल में बताया है, या तो अपरमेय संख्या फेंकेगा, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलेगा तो अपरमेय संख्या फेंकेगा, अगर निकल गया तो प्राकृत संख्या फेंकेगा। तो यही ऑप्शन हमारा जो चौथा नंबर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा जो चौथा नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं और बड़ा कर देता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है हमारा, x का मान जिसके लिए x प्लस 1 और x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्या है। मेरे भाई 3 संख्या है यहाँ पे, एक संख्या है x, एक संख्या है x प्लस 1 और एक संख्या है x प्लस 3। ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है। ये तीनों कैसा संख्या है, ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है। तो हमको बताना है इसमें x का मान क्या होगा, यानी x का मान हमको बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है। ये x है, x, इससे एक ज्यादा ही तो ये संख्या है, इससे एक ज्यादा ही तो ये संख्या है मेरे भाई। ये x प्लस 1 है और ये x प्लस 3 है, तो इससे 2 ज्यादा ही तो ये संख्या है, इससे 2 ज्यादा ही तो संख्या है। तो मेरे भाई ऐसे 3 अभाज्य संख्या का सेट हमको बता दो जो 1 के गैप पे फिर उसके बाद 2 के गैप पे आता है। ऐसे 3 अभाज्य संख्या का सेट बता दो जो 1 के गैप पे फिर उसके बाद 2 के गैप पे आता है। तो बताओ मेरे भाई 3 अभाज्य संख्या हमको पकड़ना है, 3 अभाज्य संख्या पकड़ना है जो पहले 1 के गैप पे और फिर उसके बाद 2 के गैप पे हो। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ऐसा अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 नहीं होगा? क्या ऐसा अभाज्य संख्या 2, 3, 5 नहीं होगा? मेरे भाई यहां से 1 का गैप पे ये है और 2 के गैप पे ये है, ऐसा इकलौता सेट ही तो है अभाज्य संख्या में, 2, 3, 5।
एक के गैप पे अगला, फिर दो के गैप पे अगला। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये x का मान क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 5। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे x का मान पूछ रहा है, तो x का मान क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, n स्क्वायर माइनस 33। मेरे भाई n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 31, और तीसरा है मेरे भाई n स्क्वायर माइनस 29। ये तीनों अभाज्य संख्या है मेरे भाई, ये तीनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य। मेरे भाई इसका शकल तो पता ही नहीं चल रहा है, ये कौन सा अभाज्य संख्या क्लियर तो है ही नहीं मेरे भाई। ये नकाब पहनकर आया हुआ, तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो n के संभव मानों की संख्या क्या है, जहां n एक पूर्णांक है, तो n के संभव मानों की संख्या पूछ रहा है क्या है। मतलब मेरे भाई n के कितने मान संभव है ये हमसे पूछ रहा है, n का मान ही पूछ रहा है, n के कितने मान संभव है ये हमसे पूछ रहा है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, जरा गौर से देखना, ये तीनों अभाज्य संख्या है जो नकाब पहनकर आया हुआ है, हमको क्लियर नहीं पता चल रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तीनों अभाज्य संख्या को गौर से पकड़ना कि तीनों में क्या रिश्ता बन रहा है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये संख्या है n स्क्वायर माइनस 33 और ये संख्या है n स्क्वायर माइनस 31। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या से क्या ये संख्या 2 ज्यादा नहीं है, क्या ये संख्या 2 ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये संख्या n स्क्वायर माइनस 31 और ये संख्या n स्क्वायर माइनस 29, तो क्या ये वाला संख्या इस संख्या से 2 ज्यादा नहीं है, क्या 2 ज्यादा नहीं है। अरे मेरे भाई n स्क्वायर माइनस 33 है, n स्क्वायर माइनस 33 है, इसमें तुम 2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस 31 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। अच्छा, n स्क्वायर माइनस 31 है, इसमें तुम 2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस 29 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बनेगा। तो मेरे भाई हमको ये समझ में आ रहा है, ये संख्या छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और दो के गैप पे ही तो है। ये संख्या छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, और सेम दो के गैप पे है। ये वाला संख्या से 2 ज्यादा ये है, ये वाला संख्या से 2 ज्यादा ये है। ठीक है, तो मेरे भाई ये बताना है हमको कि अभाज्य संख्या में हम लोग बताया है कि कौन सा 3 अभाज्य संख्या का ऐसा सेट है, कौन सा 3 अभाज्य संख्या का ऐसा सेट है जो लगातार 2 के गैप पे है, जो लगातार 2 के गैप पे है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये सेट 3 5 7 नहीं है, क्या ये सेट 3 5 और 7 नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, मैंने ये चीज डील किया है कि अभाज्य संख्या में 3 इकलौता ऐसा सेट है जो 2 के गैप पे होता है। एक 3, फिर 2 बढ़ाओ 5, फिर 2 बढ़ाओ 7, इसके बाद अभाज्य संख्या में कोई सेट ही नहीं है जो ऐसा 2 के गैप पे होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों लगातार अभाज्य संख्या ही तो है, 3 5 7 जो 2 के गैप पे है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कोई नहीं है 3, ये वाला संख्या जो ये 3 है, ये वाला संख्या जो है वो 5 है, और ये वाला संख्या जो है वो 7 है। क्योंकि 3 लगातार 3 अभाज्य संख्या हमको दिखाई दे रहा है जो 2 के गैप पे है, तो 3 5 7 ही ऐसा हो सकता है, दूसरा अभाज्य संख्या इसमें बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई सेट ही नहीं बनता है। ठीक है, तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, हमको n का कितना मान है वो निकालना है, हमको n का कितना मान है वो निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कहीं से भी निकाल लो, n स्क्वायर माइनस 33 का वैल्यू कितना शो हो रहा है, ये n स्क्वायर माइनस 33 का वैल्यू कितना शो हो रहा है बताना। n स्क्वायर माइनस 33 का वैल्यू शो हो रहा है 3, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 33 उधर जाएगा तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंदर 36, और रूट 36 का होता है 6। हालांकि प्लस माइनस 6 होता है, प्लस माइनस 6 होता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या कभी भी गिनती जो होता है वो निगेटिव में होता नहीं है, तो n का मान यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, n का मान कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। ठीक है,
चलो मेरे भाई आगे आना जरा। चलो मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, ठीक है मेरे भाई। इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। एक संख्या, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या पता लगाना है, क्या होगा। चलो मेरे भाई मैं तुमको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से लगा लेता हूं कि एक अभाज्य संख्या मेरा a है। क्वेश्चन में तो कोई दे नहीं रखा है, मैं कुछ भी मान सकता हूं। तीन अभाज्य संख्या में मानता हूं, एक अभाज्य संख्या मेरा a है, एक b है और एक c है, और इसका योगफल कितना है मेरे भाई, इसका योगफल कितना है, 100 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। ये तीनों अभाज्य संख्या में जो लिंक है ना, ये तीनों अभाज्य संख्या में जो लिंक है, इनमें से दो अभाज्य संख्या के बारे में बताया है कि तीन अभाज्य संख्या में से दो अभाज्य संख्या ऐसा है जो एक दूसरे से 36 अधिक है, मतलब दोनों के बीच में 36 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनमें से एक संख्या पता लगाना है, क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, एक चीज यहां पे हमको बताना, हम कोई सा भी दो संख्या का डिफरेंस 36 ले सकते हैं। कोई सा भी दो संख्या का डिफरेंस 36 ले सकते हैं। यहां पे मेरे भाई अगर कोई सा भी दो संख्या का डिफरेंस मैं 36 ले सकता हूं, a माइनस बी बराबर भी 36 ले सकता हूं, ठीक है, या b माइनस सी बराबर भी 36 ले सकता हूं। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, इसका मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा, दोनों का डिफरेंस ही तो 36 है। या फिर मेरे भाई ए बी बी सी, या फिर a माइनस सी भी 36 ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने साइन लगाया कि कोई सा भी बड़ा, इधर वाला बड़ा या इधर वाला बड़ा, कुछ भी हो सकता है। मैं दो संख्या का डिफरेंस कोई भी 36 लगा सकता हूं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको कोई एक संख्या पता लगाना है कि तीनों में से क्या होगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, हमको तो तीनों संख्या के बारे में कोई जानकारी इसमें अभी तक है नहीं कि तीन को अभाज्य संख्या का योगफल 100 है और इनमें से कोई सा भी दो संख्या का डिफरेंस 36 लेना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों अभाज्य संख्या का पता चलेगा तो चलेगा कैसे। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना। तीन संख्या का योगफल, ये तीनों कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तीनों संख्या कैसा है, अभाज्य संख्या है। देखो मेरे भाई, अभाज्य संख्या जो होता है वो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से चला जाता है। मेरे भाई अगर मैं तीन अभाज्य संख्या को जोड़ूं, दो को भी छोड़ देते हैं, इस दो के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या है, ये दो के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या है वो होता है ऑड, ठीक है। इस दुनिया में सिंगल ऐसा अभाज्य संख्या दो है जो होता है इवन, सम होता है सम। इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्या वो ऑड होता है, ठीक है मेरे भाई। अभी मैं दो को इग्नोर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो ये जितने भी अभाज्य संख्या सब ऑड है। अगर मैं तीन ऑड संख्या को जोड़ता हूं, तो क्या बनेगा, तीन ऑड संख्या को अगर तुम जोड़ेगा तो ऑड ही तो बनेगा। तीन ऑड अभाज्य संख्या को जोड़ेगा, कोई सा भी तीन अभाज्य संख्या को जोड़ लो, तो तीन अभाज्य संख्या को जोड़ेगा जो ऑड है, तो योगफल तो ऑड ही बनने वाला है, योगफल तो ऑड ही बनने वाला है। लेकिन मेरे भाई यहां पे क्या करा है कि ये तीन अभाज्य संख्या ऐसा है जिसका योगफल 100 है और यहां पे योगफल इवन बन रहा है, इवन। देखो मेरे भाई मैं पकड़ रहा हूं, एक अभाज्य संख्या हमारा पकड़ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। इस दो को मैं हटा दूं तो दुनिया में जितने भी अभाज्य संख्या है, सबका सब तो ऑड ही है।
अगर मैं तीन ऑड अभाज्य संख्या को जोड़ता हूं तो ऑड ही मिलेगा, लेकिन मेरे भाई यहां पे तीनों अभाज्य संख्या का जो योगफल है वो इवेन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑड अभाज्य संख्या यहां पे नहीं लिया गया है, तीनों ऑड अभाज्य संख्या नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अभाज्य संख्या ऐसा है जो इवेन लेना ही पड़ेगा, तभी तीन अभाज्य संख्या का योगफल इवेन आएगा। ठीक है, तो मैं इतना बात समझ गया यहाँ पे कि एक जो अभाज्य संख्या है वो इवेन जरूर होगा, बाद बाकी दोनों क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, बाद बाकी दोनों क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो एक अभाज्य संख्या इवेन है, बाद बाकी दोनों अभाज्य संख्या ऑड है, तो क्या हमको नहीं पता लगेगा कि वो इवेन अभाज्य संख्या कौन है? दो ही तो होगा, इकलौता इवेन अभाज्य संख्या है दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी को भी दो पकड़ सकता है, तीन अभाज्य संख्या किसी को भी दो लगा लो। मेरे भाई मैं मान लिया कि यही अभाज्य संख्या हमारा है ना, इवेन है, मैं इसी को दो लगा लेता हूं, तो यहां क्या बनेगा, 2 + b + c बराबर कितना बन जाएगा, 100। अब बताओ मेरे भाई, यहां से b + c का मान कितना आ जाएगा, यहां से b + c का मान कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, b + c का मान कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब इसमें से हमको अगला स्टेप कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो बच गया मैदान में b और c। तो इसी दोनों को पकड़ लो ना कि b और c का डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 36 बनना चाहिए। ठीक है, b और c का डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 36 बनना चाहिए। तो b - c बराबर क्या बन जाएगा, 36 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से b + c का मान 98 आ गया और b - c का मान 36 आ गया। ठीक है, तो मेरे भाई b + c का मान 98, b - c का मान 36 आ गया, तो क्या मैं ये b और c का मान निकाल सकता हूं, क्या मैं ये b और c का मान निकाल सकता हूं? तो मैं इसका मान निकालने का एक तरीका समझाता हूं। एक संख्या प्लस में, एक संख्या अगर माइनस में हो तो हम उसको कैसे डील करेंगे, एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो हम उसको कैसे डील करेंगे। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं जरा इसको मिटा रहा हूं, ये कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करेगा, ये कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। देखना मेरे भाई, मैं एक लिख रहा हूं इक्वेशन, x + y बराबर 4 और x - y बराबर मैं लिख रहा हूं 2। तो हमको बताना है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, x + y, x - y, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, इस टाइप का अगर इक्वेशन आ गया तो हमको डायरेक्ट करना है, यहां से डायरेक्ट करना है। x का मान जो होगा, जो x का मान होता है, जो इधर वाला मान होता है, इधर वाला, वो दोनों को जोड़कर आधा कर दो। ये 4 + 2 बटा में 2 कर दो, तो कितना बन जाएगा, 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई, जो y का मान होगा, y का मान उधर वाला जो मान होता है, ये दोनों को घटा के आधा कर दो, तो 4 - 2 बटा में 2, तो कितना बन जाएगा, 2 बटा 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो इसी प्रकार का इक्वेशन यहां भी पैदा हो गया, इसी प्रकार का इक्वेशन यहां भी पैदा हो गया। b + c 98 है, b - c 36 है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैंने क्या बताया है कि b का मान कैसे निकलेगा, इधर वाला का मान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, 98 + 36 बटा 2। ठीक है, c का मान कैसे निकलेगा, दोनों को घटा के आधा कर देना है, 98 - 36 बटा में 2। तो बताओ मेरे भाई, यहां से कितना हो जाएगा, 98 और 36, ये 134, 98 2 100, 134 बटा 2, ये हो जाएगा 134 बटा 2। ठीक है मेरे भाई, यहां से कितना आंसर बनेगा, 2 × 6 = 12 और 1 2 7 14, ये 67 आ गया। और मेरे भाई यहां से कितना आंसर बनेगा, 6 8 में 6 गया 2, 9 में 3 गया 6, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 31। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमने तीनों अभाज्य संख्या पता लगा लिया या नहीं लगा लिया, तीनों अभाज्य संख्या में पता लगा लिया या नहीं लगा लिया। एक अभाज्य संख्या तो मैं पहले ही जान गया 2, एक अभाज्य संख्या तो मैं पहले ही जान गया कि 2 है। ठीक है, क्योंकि तीन अभाज्य संख्या का योगफल इवेन आ ही नहीं सकता है, जब तक उसमें तीन अभाज्य संख्या का योगफल है ना, वो कभी भी इवेन तभी आएगा जब इसमें से एक संख्या हमारा इवेन होगा, एक अभाज्य संख्या इवेन होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक अभाज्य संख्या तो मैं पहले ही पता लगा लिया कि 2 होगा, और दूसरा अभाज्य संख्या जो b है वो है 67,
और तीसरा अभाज्य संख्या जो है C वो है 31। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब इनमें से एक संख्या है, ये तीनों में से एक संख्या 17, ये तीनों अभाज्य संख्या में से एक संख्या 17 है। हमारा तीनों अभाज्य संख्या तो 2, 67 और 31 आ रहा है, तो ना तो 17 है, ना तो 29 आ रहा है, ना तो 43 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, मेरा तीनों अभाज्य संख्या जो आ रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। कौन सा कथन हमारा सही है या किस टाइप का है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम, चेक कर लो यार, दो लगातार पूर्णांक कर लो। जैसे एक पूर्णांक मैंने 7 कर लिया, एक पूर्णांक मैंने 7 कर लिया, एक पूर्णांक मैंने 7 कर लिया, तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा 8, अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा 8। तो दो लगातार पूर्णांक अगर लिखेंगे तो एगो तो समाना ही आना है, एगो तो समाना ही आना है, ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं। विषम पूर्णांक का वर्ग, ये विषम है, विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 रूप का होता है। ये क्या चीज है मेरे भाई, विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 रूप का होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ये कहना ये चाह रहा है कि दुनिया में कोई सा भी विषम संख्या उठा लो, दुनिया में कोई सा भी विषम संख्या उठा लो, उसका स्क्वायर करो स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो स्क्वायर, और उसमें 8 से भाग लगाओ, 8 से भाग लगाओ 8 से, तो उसका रिमाइंडर क्या 1 आता है। इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब यह है कि विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 रूप का है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि दुनिया का कोई सा भी विषम संख्या उठा लो, उसका स्क्वायर करो स्क्वायर, और उसमें 8 से भाग लगाओ, 8 से भाग लगाओ, तो क्या रिमाइंडर 1 आता है। ये हमको बता रहा है कि ये सही है या नहीं है। तो तुम चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई, ये चेक हो जाएगा 1 मिनट में। कोई सा भी विषम संख्या उठा लो, जैसे मेरे भाई मैंने एक विषम संख्या उठा लिया 7, इसका स्क्वायर किया स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब इस 49 में स्क्वायर में 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है, क्या शेषफल 1 आ रहा है, तो हाँ सर शेषफल 1 आ रहा है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही बोल रहा है। ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है सही बोल रहा है। एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं मेरे भाई। 11 विषम संख्या है, इसका स्क्वायर करो तो 121। अब इसमें भाग लगाओ 8 से, अब इसमें भाग लगाओ 8 से, तो 8 इकाई 8, 4 41 आ जाएगा, 8 पंजे 40। क्या रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। दुनिया का कोई सा भी विषम संख्या उठाओ, उसका स्क्वायर करो, उसमें 8 से भाग लगाओ, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। मैंने ये एग्जाम्पल लेके समझा दिया। तो ये वाला जो है ऑप्शन ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा होगा, ओनली 1 नहीं, ओनली 1 तो है नहीं, ओनली 2 नहीं। ठीक है मेरे भाई, बोथ ए एंड डो, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सही नंबर, बोथ ए एंड डो। आगे आना मेरे भाई क्वेश्चन पे, आगे आना मेरे भाई, आगे आना। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा। दो पूर्णांक P और Q है, दो पूर्णांक P और Q है जो सापेक्षता अभाज्य है। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। दो पूर्णांक है P और Q, एक पूर्णांक है P और एक पूर्णांक है Q, P और Q। ठीक है, अच्छा, दोनों सापेक्षता अभाज्य है। सापेक्षता अभाज्य का मतलब क्या, ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों नंबर कैसा है मेरे भाई, सह अभाज्य संख्या। ये दोनों नंबर कैसा है मेरे भाई, सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों नंबर सह अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था सह अभाज्य संख्या के बारे में, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। दो ऐसा संख्या का पेयर बनाओ जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, इसका गुणनखंड अलग हो, उसका गुणनखंड अलग हो, मैच ही नहीं खाता हो,
तो वो दोनों क्या हो जाता है, सह अभाज्य संख्या हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई पी और क्यू दो सह अभाज्य संख्या है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बताना है। हमको स्टेटमेंट पकड़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत बोल रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या हो सकते हैं। देखो मेरे भाई, मैं एग्जाम्पल से ही ये क्वेश्चन सबको डील करूंगा। अगर दो संख्या सह अभाज्य संख्या है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेता हूं कि एक अभाज्य संख्या हमारा 3 है और एक अभाज्य संख्या 5 है, तो हो तो गया, ये हमारा पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसका भी कुछ कॉमन नहीं है। इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो मैच नहीं खाएगा एक भी गुणनखंड। ठीक है, तो ये भी इसका बात जो है वो सही है कि पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं मेरे भाई, पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकता है। क्या ये बात सही है? पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकता है, क्या ये दो बात सही है? अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल लगाता हूं। जैसे एक संख्या उठा लिया मैंने 4, एक संख्या उठा लिया मैंने 4 और एक संख्या उठा लिया 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 भी भाज्य है, ये 9 भी भाज्य है। ठीक है, ये 4 भी भाज्य है, ये 9 भी भाज्य है, और इसका जो गुणनखंड है, इसका जो गुणनखंड है वो 1, 2 और 4 होगा, और इसका जो गुणनखंड है वो 1, 3 और 9 होगा। और तुम बताओ मेरे भाई, एक तो कॉमन गुणनखंड में आता ही नहीं, तो क्या इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका गुणनखंड 2, 4 है, इसका गुणनखंड 3, 9 है। तो ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या हो तो गया, ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या हो तो गया, ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या हो तो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? सेकेंड लाइन जो बोल रहा है कि पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दो भाज्य संख्या भी तो सहअभाज्य संख्या हो सकता है। ये पी और क्यू हो, ये पी और क्यू ये दोनों भाज्य संख्या है, उसके बावजूद भी ये सहअभाज्य संख्या है। तो ये बात भी हमारा सही हो गया कि पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि दो सहअभाज्य संख्या है तो दोनों अभाज्य संख्या ही से बनेगा, नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला देखते क्या है। पी और क्यू में से एक अभाज्य और दूसरा, पी और क्यू में से एक अभाज्य और दूसरा भाज्य संख्या हो सकता है। अब मेरे भाई मैं इसका एग्जांपल पे आता हूं। देखो, पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि एक भाज्य एक अभाज्य संख्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? देखना मेरे भाई ध्यान से, एक अभाज्य संख्या लिख लिया मैंने 5, एक अभाज्य संख्या लिख लिया 5 और एक भाज्य संख्या लिख लिया 9। ठीक है मेरे भाई, ये 5 कौन सा संख्या है? भाज्य। ये 9 कौन सा, सॉरी 5 कौन सा संख्या है? अभाज्य। 9 कौन सा संख्या है? भाज्य। और मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये दोनों सहभाज्य भी तो है। इसका गुणनखंड 1 और 5 बनेगा, इसका गुणनखंड 1, 3 और 9 बनेगा। तो एक तो लेना नहीं है कॉमन गुणनखंड में, तो कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो ये दोनों सहभाज्य संख्या भी तो हुआ, ये दोनों सहभाज्य संख्या भी तो हुआ। अगर ये दोनों सहभाज्य संख्या है तो क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? क्या दूसरा अभाज्य संख्या नहीं है? तो ऐसे भी पेयर बन सकता है। तो मेरे भाई दो सहअभाज्य संख्या की बात हो तो दोनों, दो अगर सहभाज्य संख्या की बात हो तो दोनों संख्या अभाज्य भी हो सकता है, दोनों संख्या भाज्य भी हो सकता है, और मेरे भाई एक संख्या भाज्य और एक संख्या अभाज्य भी हो सकता है। तीनों केस में सहभाज्य संख्या संभव है, तीनों केस में सहभाज्य संख्या संभव है। तो ये बात भी इसका सही है। तो बताओ मेरे भाई, इसका डी नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो कथन गलत होगा उसी पे टिक लगाना है, जो कथन गलत होगा उसी पे टिक लगाना है। कौन सा स्टेटमेंट गलत बन रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत बन रहा है, उसी पे टिक लगाना है मेरे भाई। सबसे पहला स्टेटमेंट है, दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है।
एग्जाम्पल से ही ऐसे क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। जैसे मेरे भाई एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि दो से अधिक दो अभाज्य संख्या लेना है, दो से अधिक होना चाहिए दो अभाज्य संख्या, तो दो से अधिक कोई सा भी अभाज्य संख्या उठा लो। जैसे मेरे भाई एक अभाज्य संख्या मैंने उठा लिया 7 और एक अभाज्य संख्या उठा लिया 11, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, तो बताओ मेरे भाई डिफरेंस कैसे निकलेगा? डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा को घटा के निकलता है। तो 11 माइनस 7 4, इसका डिफरेंस आ गया 4। तो क्या ये डिफरेंस 2 से विभाज्य है? तो हाँ मेरे भाई ये 2 से विभाज्य है। 4/2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल लगा के चेक करना है तो लगा लो। 2 से बड़ा अभाज्य संख्या उठा लो। जैसे मेरे भाई मैंने उठा लिया 23 और एक उठा लिया मेरे भाई 31, तो इसका डिफरेंस कितना बनेगा? इसका डिफरेंस कितना बनेगा? इसका डिफरेंस बनेगा 8। तो क्या 8 2 से विभाज्य है? तो 2 चौका 8, 4 मरतबे चला जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब ये भी 2 से विभाज्य है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो सही हो गया। हमारा आंसर तो वो बनेगा जो स्टेटमेंट गलत होगा। ये पहला तो सही है। चलो मेरे भाई अगला देखते हैं। दो भिन्न पूर्णांकों m n और एक अभाज्य संख्या p के लिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। दो भिन्न पूर्णांक है m और n, m और n यहां पे पूर्णांक है, पूर्णांक दोनों अलग अलग पूर्णांक है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। दोनों अलग अलग पूर्णांक है। एक अभाज्य संख्या है p, m n और n पूर्णांक है और p मेरे भाई एक अभाज्य संख्या है। p मेरे भाई एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि p गुणनफल m n को विभाजित करता है तब p या तो m को या n को विभाजित करता है। क्या कहने का मतलब है कि मेरे भाई यहां जो p है, यहां जो p है वो m गुना n के गुणनफल को, जैसे ये दोनों पूर्णांक अलग अलग है, इस m गुना n में जब हम p से भाग लगाते हैं तो इसको विभाजित कर रहा है। विभाजित करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है तब p या तो m को विभाजित करेगा या फिर n को विभाजित करेगा। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे मेरे भाई मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि एक संख्या ले लेते हैं हम 5, एक संख्या ले लेते हैं हम 7 और एक संख्या ले लेते हैं हम, एक संख्या ले लेते हैं हम 8, एक संख्या ले लेते हैं हम 8। अगर मैं इसको 2 से भाग लगाऊं, अगर मैं इसको 2 से भाग लगाऊं तो बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा? अगर मैं इसको 2 से भाग लगाऊं तो 8 7 56, 56/2, 28 दूना 56 चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मेरे भाई ये दोनों संख्या के गुणनफल को अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है या तो इसको पूरा पूरा काटेगा या नहीं तो इसको पूरा पूरा काटेगा, तभी रिमाइंडर 0 आएगा, तभी भाग लगेगा मेरे भाई, ठीक है। दो संख्या के गुणनफल को किसी संख्या से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो संख्या या तो इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा या तो इसको करेगा। तो इस केस में देखना मेरे भाई, ये जो संख्या है 7, इसको तो 2 विभाजित नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे भाई 8 को 2 विभाजित कर रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो दो संख्या के गुणनफल को अगर कोई संख्या विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसको विभाजित करेगा या तो उसको विभाजित करेगा, तभी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या ये बात सही है कि नहीं? बस वही एग्जांपल है, m गुना n उसको p से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब इसका गुणनफल पूरी तरह से p से विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p या तो m को काटेगा या नहीं तो n को काटेगा, ठीक है। यानी p या तो m को विभाजित करेगा या नहीं तो n को विभाजित करेगा। अगर किसी को विभाजित करता ही नहीं तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। अगर मान लो किसी को विभाजित करता है, नहीं करता है, तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ये भी सही स्टेटमेंट बोल रहा है। अगला मेरे भाई आना सी नंबर, अगला मेरे भाई है सी नंबर। 6n-1 रूप में है तब ये अभाज्य संख्या है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक संख्या है हमारा 6n-1 रूप का, तब ये अभाज्य संख्या। क्या यह बात सही है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं जरा सा इसको ड्रॉप कर रहा हूं।
हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, मैं तुमको पहली थ्योरी में बता चुका हूं कि कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या है, कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या है वो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का होता है 100%। लेकिन कोई भी संख्या मुंह उठा के आ गया जो 6n प्लस 1 रूप का हो या 6n माइनस 1 रूप का हो, तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही होगा। वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है, अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकता है। मैंने बहुत डिटेल में बताया थ्योरी में, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या 6n माइनस 1 रूप का है तब यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि एक संख्या 6n माइनस 1 रूप का है, क्या तब यह अभाज्य संख्या है? तो जरूरी नहीं है कि यह अभाज्य संख्या होगा, जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या होगा। अभी इस ऑप्शन को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, मैं पहले डी नंबर ऑप्शन कराता हूं। 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्या में 2 का अंतर। ये बात सही है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में डील कराया था कि 3 अभाज्य संख्या का इकलौता ऐसा सेट है जिसमें 2-2 का डिफरेंस होता है, जिसमें 2-2 का डिफरेंस होता है। 3, 5, 7, 3, 5, 7, तो 3 अभाज्य संख्या का ऐसा सेट है जिसमें 2-2 का डिफरेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है, ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। अब आते हैं हम सी स्टेटमेंट पे। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी संख्या मुंह उठा के आ गया 6n माइनस 1 रूप का, तो क्या वो अभाज्य संख्या होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो एक अभाज्य संख्या हो भी सकता है, वो अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई ये तीनों स्टेटमेंट सही था, ये तीनों स्टेटमेंट सही था, ये तीनों स्टेटमेंट सही था, बस ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट गलत बोल रहा है वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आना जरा। देखना मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ए भी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा हूं मैं वैसे वैसे बात कर रहा हूं। ए भी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। जैसे मेरे भाई 2 अंकों वाली संख्या है ए बी, कोई 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या, 2 अंकों वाली। ए और बी बराबर नहीं है इसमें, मतलब ए और बी बराबर नहीं है, इस टाइप का अभाज्य संख्या नहीं है, इस टाइप का अभाज्य संख्या नहीं है ये, ठीक है। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। ए बी को उल्टा किया जाता है, मतलब इकाई के जगह पे दहाई, दहाई के जगह पे इकाई, तो बी ए भी कैसा होना चाहिए मेरे भाई? ये भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये तो अभाज्य संख्या है ही है, ये तो अभाज्य संख्या है ही है। जब इसको पलटोगे तो ये भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं उसका योग ज्ञात करो क्या होगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं उसका योग बताना है क्या होगा। तो इस टाइप की 2 अंक की जितनी भी संख्या बनती है जो सीधा हो और उल्टा हो, ठीक है, सीधा होने पर भी अभाज्य हो, उल्टा होने पर भी अभाज्य हो, उन सभी संख्याओं का योगफल बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई हमको मैनुअली काउंट करना पड़ जाएगा, हमको मैनुअली काउंट करना पड़ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, अभाज्य संख्या 2 अंकों वाली कहां से शुरू होता है? 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या शुरू होता है 11 से, ठीक है। लेकिन मेरे भाई 11 मैं ले नहीं सकता हूं क्योंकि ए और बी बराबर होना चाहिए, ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगला अभाज्य संख्या हो जाएगा 13। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 13, एक संख्या 13, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 31। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। दूसरा मेरे भाई 17, 17, तो अगला क्या बन जाएगा मेरे भाई? 71। ये भी अभाज्य, दोनों अभाज्य होना चाहिए, सीधा उल्टा दोनों में अभाज्य, और 2 अंक वाला भी होना चाहिए और दोनों आपस में बराबर भी नहीं होना चाहिए अंक। अब मेरे भाई अगला बताना मेरे भाई 19। अगर मैं 19 लेता हूं तो इसका उल्टा हो जाएगा 91। तो ये तो अभाज्य है ही नहीं, ये तो अभाज्य है ही नहीं, तो ये वाला तो कट जाएगा ना। दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, कंडीशन ये है। अगला मेरे भाई आना, अगर मैं लेता हूं 23, तो अगला कितना हो जाएगा? 32, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अभाज्य है, तो इसका उल्टा भी अभाज्य होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेती, ये तो अभाज्य है ही नहीं। अगला मेरे भाई बताना 29, तो इसका उल्टा हो जाएगा 92,
तो ये भी कट जाएगा क्योंकि ये अभाज्य है ही नहीं। दोनों अभाज्य होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन मेंशन है। मेरे भाई अगला बताना 31। 31 है तो 13 है, ठीक है, ये आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई अगला क्या हो जाएगा 37। 37 अगला क्या हो जाएगा 37। 37 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 73। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 73। अगला मेरे भाई क्या हो जाएगा 37 के बाद 41। 41 और 41 का उल्टा क्या हो जाएगा 14, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या हो जाएगा मेरे भाई 43। 43 तो 43 का 34, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे आना मेरे भाई, अगला हो जाएगा 47। 47 और 47 का क्या हो जाएगा 74, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 47 उसके बाद अगला मेरे भाई 53। 53 का आ जाएगा 35, ये भी नहीं होगा। 53 35 नहीं होगा। 53 के बाद अगला आ जाएगा 57। 57 का 75, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगला आ जाएगा 61 का 16, नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरे भाई अगला आ जाएगा 63। 63 का 36। 63 का 36, ये भी नहीं होगा। फिर अगला आ जाएगा मेरे भाई 67। 67 का 76, ये भी नहीं होगा। 67 के बाद अगला आ जाएगा मेरे भाई 71। 71 का 17। 71 का 17 जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ये ऑलरेडी आ चुका है 71। 71 के बाद आ जाएगा 73। 71 के बाद आ जाएगा 73 जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। 73 के बाद हो जाएगा मेरे भाई 79। 73 के बाद हो जाएगा 79। 79 इसका उल्टा होता है 97। इसका उल्टा है 97, ये हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। ये दोनों अभाज्य हैं 79 और 97। 79 के बाद आ जाएगा 83। 83 83 का 38 होगा, 83 आ जाएगा, उसका 38 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 83 83 के बाद आ जाएगा मेरे भाई 87। 87 तो 87 का उल्टा हो जाएगा 78, ये भी नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है 78। 87 के बाद आ जाएगा मेरे भाई 93, इसका उल्टा हो जाएगा 39, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 93 के बाद आ जाएगा 97। 93 के बाद आ जाएगा 97 और 97 का उल्टा हो जाएगा 79, तो ये मेरे भाई ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमको मैनुअली काउंट करना पड़ गया 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या, टोटल कै गो बनेगा तो उसको ध्यान से देखना मेरे भाई। एक हो गया 13, 31, 17, 71, 37, 73, फिर उसके बाद मेरे भाई अगला क्या है 79, फिर उसके बाद अगला क्या है मेरे भाई 97। तो इन सब का जोड़ बताना है कितना बनेगा, इन सब का योगफल बताना है कितना बनेगा। ऐसा जितना भी सेट बनेगा सबका योगफल निकालना है। 3 1 4 7 4 11 1 12 12 7 19 3 22 22 और 9 31 31 7 38 8 हासिल 3 हो जाएगा, 9 7 16 16 6 22 1 23 3 26 और 26 और 7 33 34 34 4 38 39 40 41 418 हो जाएगा 41। इन सब का योगफल कितना बन जाएगा मेरे भाई 418 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको मैनुअली चेक करना था, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान। 3 नंबर ऐसा है जो एक दूसरे के सह अभाज्य है। 3 नंबर ऐसा पकड़ना है जो एक दूसरे के सहभाज्य है, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 संख्या सहभाज्य का मतलब क्या, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों का गुणनखंड अलग अलग है, तीनों का गुणनखंड अलग अलग है, ठीक है। तो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर ऐसा उठाना जो सहभाज्य संख्या, मान लो एक संख्या है हमारा a,
चलो मेरे भाई, एक संख्या मैंने उठाया ए, एक संख्या मैंने उठाया बी और एक संख्या उठाया सी। ये तीन संख्या ऐसा है जो आपस में सभाज्य संख्या है, ठीक है। पहले दो का गुणनफल 286 है। पहले दो का गुणनफल, मैं दो संख्या का गुणनफल लगा रहा हूं। पहले दो संख्या ए और बी का गुणनफल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 286 है। पहले दो संख्या का गुणनफल 286 है और अंतिम दो संख्या का गुणनफल 770 है। अंतिम दो संख्या का गुणनफल b गुना सी, ये 770 है। तो हमको क्या निकालना है? तीनों संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई? तीनों संख्या का योग बताना है, क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का मान बताना है, क्या होगा? अब मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना मेरे भाई। तीनों अभाज्य संख्या है, सॉरी तीनों सह अभाज्य संख्या है। इसमें से दो का गुणनफल 286 और यहाँ लास्ट वाला दो का गुणनफल 770। एक चीज यहाँ पे गौर कर रहा है कि जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी है, यानी b दोनों गुना में है। यहाँ भी b गुणनफल में, यहाँ भी b गुणनफल में है और तीनों सह अभाज्य संख्या है। तीनों मेरे भाई सह अभाज्य संख्या है। इसको ध्यान रखना, कंडीशन को, इस कंडीशन को ध्यान रखना, तीनों सह अभाज्य संख्या है। तो एक चीज हमको दिखाई दे रहा है कि b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यानी एक संख्या जो इसके साथ भी गुना में आ रहा है, एक से इसके साथ भी गुना में आ रहा है। तो मैं आराम से इसका गुणनखंड लगाकर पकड़ सकता हूं कि तीनों अभाज्य संख्या क्या होगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा गुणनखंड हमको आना चाहिए। इसका अगर हम टुकड़ा करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका अगर हम टुकड़ा करते हैं 286 का, तो 286 क्या होता है मेरे भाई? 286 क्या होता है? अगर मैं इसका अभाज्य गुणनखंड लगाता हूं तो 286 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुना 11 गुना 13। देखो मेरे भाई 286 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड लगाता हूं तो 143 आएगा ये, और मेरे भाई 11 से ये चला जाएगा, 11 का 11, 11 33, तो 2 गुना 11 गुना 13 आया इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा मेरे भाई मैं इसका करता हूं तो क्या बनेगा? 770। 770 तो 770 होता है 110 गुना में 7। 770 होता है 110 गुना में 7। और मेरे भाई 110 को भी मैं छोटा कर सकता हूं, 110 को भी मैं छोटा कर सकता हूं। एक 110 को भी मैं छोटा कर सकता हूं। ये हो जाएगा मेरे भाई 110, ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 11 गुना 10 और गुना में 7, ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा मेरे भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 2 इधर निकाल लेते हैं, 2 गुना 5 गुना 11 और गुना 7, ठीक है। अब ध्यान से सुनना हमारी बात, मैंने दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, अब हमको ये बताओ कि b यहां भी है, b तो यहां भी है, ठीक है। तो दो संख्या के यहां 3 संख्या का गुना है, हमको 2 बना के चेक करना है कि कौन सा संख्या यहां भी पड़ेगा, कौन सा संख्या यहां भी पड़ेगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता हूं 11 दूना 22, अगर मैं 11 दूना 22 बनाता हूं इधर 22 गुना 13, तो यहां भी बन जाएगा 11 दूना 22, यहां बन जाएगा 22, 22 गुना आ जाएगा 35, ठीक है। तो मेरे भाई 22 यहां भी है और 22 यहां भी है, दो संख्या का गुणनफल में यहां भी 22 है, यहां भी 22 है, तो वही हमारा b हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना हमारी बात, अगर मैं यहां पे b को 22 ले लूं तो बताओ मेरे भाई a हमारा कितना हो जाएगा? अरे दो संख्याओं का गुणनफल a गुना b 22 गुना 13 है, अगर b हमारा 22 है तो a बच गया, वही होगा, a हो जाएगा 13। और तुम बताओ मेरे भाई c कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये c कितना हो जाएगा? ये दो संख्या का गुणनफल, ये 22 गुना 35, b अगर हमारा 22 है तो c हो जाएगा 35, ठीक है मेरे भाई, हमारा c कितना हो जाएगा? 35। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि तीनों सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा बना रहा है? क्या तीनों संख्या ऐसा है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है? ठीक है, तो मेरे भाई इसका गुणनखंड 22
ये आ गया 22, 13 और 35। क्या इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है तुमको? इसका गुणनखंड अगर हम खोलेंगे तो हो जाएगा 2, 11 और 22। इसका गुणनखंड खोलेंगे तो 13, इसका गुणनखंड खोलेंगे तो 5, 7 और 35। 5, 7 और 35। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये तीनों के गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तीनों संख्या हमारा क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल क्या है। तो तीनों संख्या तो मैंने निकाल ही लिया, ए बी सी। ए का मान 13, बी का मान 22 और सी का मान 35। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 35 10 45 10 55 और 55 और 13 68। ठीक है, इसका योगफल कितना बनेगा मेरे भाई? 35 10 45, 45 10 55, हाँ 57 3 60 10 70, 70 इसका आंसर बन जाएगा। तीनों को जोड़ने पर कितना बनेगा मेरे भाई? 70 बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना जरा, आगे आना जरा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्या है। ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड 38 है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा ये बताना है। x का अधिकतम मान क्या होगा ये बताना है हमारे भाई। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीन संख्याओं का योगफल 38 है, x प्लस वाई और प्लस जेड। ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये तीनों अभाज्य संख्या है और उसका योगफल 38 है। तो x का अधिकतम मान पूछ रहा है क्या होगा मेरे भाई? x का मैक्सिमम मान पूछ रहा है क्या होगा? x का मैक्सिमम मान पूछ रहा है क्या होगा? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। और तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़कर अगर योगफल यहां पे इवेन आ रहा है, इवेन आ रहा है, इवेन, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि इस तीनों अभाज्य संख्या में से एक अभाज्य संख्या सम होगा और वो अभाज्य संख्या होगा 2। मैं पीछे भी बात कर चुका हूं कि तीन अभाज्य संख्या का योगफल अगर इवेन आ रहा है तो उनमें से एक अभाज्य संख्या पक्का सम होगा और इकलौता अभाज्य संख्या सम है 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, कोई सा भी पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ लो, किसी को भी 2 लगा लो। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे x का मान मैक्सिमम पूछ रहा है तो y z में से किसी को भी 2 लगा लेता हूँ क्योंकि x का मान निकालना है। तो x प्लस इसको मैं 2 लगा लेता हूँ, 2 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 38 हो जाएगा। 38 2 को मैं उधर भेजूंगा तो x प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 x प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36। अब हमको पूछ रहा है कि x का मैक्सिमम मान क्या है। अब तुम बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं को जोड़ने पे 36 आ रहा है, दो संख्याओं को जोड़ने पे 36 आ रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है? और यहाँ पे x का मैक्सिमम मान कह रहा है निकालने के लिए। देखो ये दो संख्या का जोड़ 36 है, ठीक है, और उसमें से x का मान हमको ज्यादा रखना है, इसका मान हमको ज्यादा रखना है, x का मान ज्यादा रखना है। ये जो x है इसका मान ज्यादा रखना है, तो इसका मान कम से कम रखना होगा तभी तो ये मैक्सिमम आएगा। दो संख्याओं के जोड़ में, दो संख्याओं के जोड़ में एक संख्या को बड़ा करना है, एक संख्या को सबसे ज्यादा रखना है, तो दूसरी संख्या को सबसे छोटा करोगे तभी तो दूसरी संख्या बड़ा हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैक्सिमम रखना है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। और मिनिमम क्या होता है? मिनिमम क्या होता है? मिनिमम तो 0 होता है, तो 0 यहाँ रखोगे तो 36 यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगा? मेरे भाई जेड हमारा अभाज्य संख्या भी है, ये भी चेक करना पड़ेगा। 0 तो अभाज्य संख्या होता ही नहीं है, ये अभाज्य संख्या भी, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। एक इसको रखोगे तो 35 होना चाहिए x। मेरे भाई ये जो 1 है ये भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। मेरे भाई इसके बाद रखोगे 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 34।
अगर ये हमारा 2 हो जाएगा तो ये 34 हो जाएगा, तभी तो योगफल 36 बनेगा। तो x का मैक्सिमम मान यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे भाई? 34 बन जाएगा। ठीक है, ये कहीं पे ऑप्शन इसका रॉन्ग है, इसको 34 कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई आगे आना जरा। इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है। मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या, मेरे भाई हमको तो पता नहीं है कि कौन सा अभाज्य संख्या है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमारा जो 4 अभाज्य संख्या है क्रमागत होना चाहिए, बस क्रमागत। एक संख्या में मान लेता हूँ a, एक b, एक c और एक d। ये हमारा 4 क्रमागत अभाज्य संख्या मैंने मान लिया जो आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या? बढ़ते क्रम में। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। ठीक है, आरोही क्रम में पहले 3 का गुणनफल 385 है। पहले 3 का गुणनफल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते चले जाओ मेरे भाई। पहले 3 का गुणनफल a गुना b गुना c, अरे शुरुआत में 3 तो यही आ रहा है। पहले 3 का गुणनफल 385 है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अंतिम 3 तो यही हो जाएगा बी सी डी, अंतिम 3 तो यही हो जाएगा बी सी डी। तो मेरे भाई अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो अंतिम 3 हो जाएगा b गुना c गुना d। ये कितना बनेगा मेरे भाई? 1001 बनेगा। तो हमको क्या निकालना है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसको टुकड़ा में तोड़ना ही पड़ेगा, इसका गुणनखंड निकालना ही पड़ेगा। टुकड़ा बना दो इसका। 385 को तुम कैसे लिख सकता है? इसको टुकड़ा में तोड़ो मेरे भाई। 1001, ये नीचे में 1001 है, 1001, और 1000 बहुत ही प्यारा नंबर होता है। 7 गुना 11 गुना 13। जब तक तुम गुणनखंड में नहीं तोड़ोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। जब तक इसको गुणनखंड में नहीं तोड़ोगे सॉल्व ही नहीं होगा। 1000 को देखकर हमारे दिमाग में आया 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अब एक चीज हमको गौर से देखना मेरे भाई, एक चीज गौर से देखना। ठीक है, ये b यहाँ भी है, c यहाँ भी है, ये b यहाँ भी है, c यहाँ भी है। ठीक है, और b c d का गुणनफल है 7 गुना 11 गुना 13। b से बड़ा c है, c से बड़ा d है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये हमारा b नहीं हो गया? क्या ये हमारा b नहीं हो गया? क्या ये हमारा c नहीं हो गया? और क्या हमारा ये d नहीं हो गया? मेरे भाई बी सी डी तीनों अभाज्य संख्या है तो 7 गुना 11 गुना 13, 7 11 13 अभाज्य संख्या है तो, और तीनों लगातार भी तो है। ठीक है, तो 7 गुना 11 गुना 13 को देखकर हमारे दिमाग में लग गया कि ये b से बड़ा c, c से बड़ा d है, तो क्या हमारा b 7 और c 11 और d 13 नहीं होगा? अब बताओ मेरे भाई, जो b यहाँ है वही b यहाँ है, जो c यहाँ है वही c यहाँ है, तो b यहाँ पे भी 7 है, तो क्या यहाँ पे भी 7 नहीं होगा? और c यहाँ पे 11 है, तो वही चीज तो यहाँ होगा, b गुना c यहाँ भी है, b गुना c यहाँ भी है, तो 7 गुना 11 नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों लगातार है, तीनों लगातार है, तो यहाँ पे इससे पीछे वाला जो अभाज्य संख्या है वो क्या बनेगा? इससे पीछे वाला जो अभाज्य संख्या है वो क्या बनेगा? 11, 7 11 13, तो इससे पहले वाला क्या 5 नहीं बनेगा?
इससे पहले वाला क्या 5 नहीं बनेगा? तुम ऐसे भी चेक कर सकता है कि 11 सते 77, 11 गुना 7 अगर यहाँ पे आ रहा है, 11 गुना 7 यहाँ पे आ रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा? 77 पंजे 385। तो इसके बाद मेरे भाई ए का मान तो 5 ही आना है। तो यहाँ से मैंने तीनों संख्या का पता लगा लिया ए बी सी का। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें कौन है? ए बी सी डी, डी है डी, तो 13। इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा मेरे भाई? 13 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आज हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।